अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे एएनएस। तो अब मैंने सोचा कि ना थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक्स पे स्टार्ट कर दें, बिकॉज एक ही टॉपिक बार बार पढ़ पढ़ के ना या आप लोग देख देख के भी ना बोर हो जाता है इंसान। तो मैं आप लोगों को ना एक नया टॉपिक पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, दैट इज़ हिस्टामीन एंड सेरोटोनिन। एएनएस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ मतलब आप लोग कर नहीं सकते। मतलब आगे फार्मा आपको समझ में नहीं आती है एएनएस के बगैर। लेकिन जो ये टॉपिक्स अब मैंने स्टार्ट किया ना, इनके बारे में जितना मैं बता रही हूँ ना, इससे ज़्यादा आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज इतना ही काफ़ी होता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसमें से जो पेपर है ना, उसमें वो भी बहुत कम आता है। मतलब इतना ज़्यादा खास पेपर में भी क्वेश्चंस इतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं आते। हाँ, 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें, जीआईटी एंड एस्थमा। वो मैं आप लोगों को बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगी, वो करने भी डिटेल से हैं। दूसरी बात यह कि लेक्चर को आप लोगों ने पूरा का पूरा एंड तक सुनना है, गौर से सुनना है, ताकि आप लोगों के लिए ना लेक्चर आसान हो जाए, आप लोगों को बुक से पढ़ने में फिर आप बाद में आसानी हो। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। जो हमारे पास चैप्टर है उसका नाम है हिस्टामीन, सेरोटोनिन। एंड इसके अलावा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं ड्रग्स यूज्ड इन ओबेसिटी एंड अर्गट अल्कलाइड्स वगैरह। तो हिस्टामीन एंड सेरोटोनिन हम लोग पढ़ेंगे। एंड ओबेसिटी में जो ड्रग्स यूज होते हैं उनका सेरोटोनिन या हिस्टामीन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बस हम उनको ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास ड्रग्स हैं अर्गट अल्कलाइड्स की जो फैमिली में आते हैं, वो ड्रग्स भी हम लोग जो है वो एक सेपरेट कैटेगरी में पढ़ेंगे। मतलब उनकी जो यूजेस है ना वो डिफरेंट है, वो एक अलग टॉपिक है फ्रॉम हिस्टामीन एंड सेरोटोनिन। तो मैं आप लोगों को ना पहले स्टार्ट करवाने लगवानी हूँ हिस्टामीन से। हिस्टामीन स्टार्ट करने से पहले जो पॉइंट आता है ना उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए। वो क्या है? वो ये है कि व्हाट आर ऑटोकॉइड्स, यानी ऑटोकॉइड वर्ड का क्या मतलब है। ऑटो का मतलब तो आप लोगों को पता है ना, मतलब सेल्फ, ठीक है। लेकिन इसका यहाँ पे क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ पर कुछ यूं है कि ये ऐसे ड्रग्स होते हैं या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता ना ही कोलिनोसेप्टर से ना ही एड्रीनोसेप्टर से, यानी ना ही ये M1 से ताल्लुक रखते हैं, यानी मस्करीनिक या निकोटीनिक रिसेप्टर से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही इनका जो ताल्लुक है ना वो अल्फा या बीटा रिसेप्टर से कोई ताल्लुक होता है। ना ही इनका कोई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इनका कोई रोल होता है। यानी ये वो ड्रग्स होते हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द ऑटोनॉमिक ड्रग्स, लेकिन ये फिर भी जो है ना एज ए न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर एक्ट करते हैं। तो इनमें हमारे पास जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एग्जांपल्स हैं ना, वो हमारे पास हैं हिस्टामीन एंड सेरोटोनिन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं फ्रॉम हिस्टामीन। और हिस्टामीन के बारे में जनरल देखेंगे कि हिस्टामीन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं, उन रिसेप्टर का मैकेनिज्म क्या है, और इंशाल्लाह इसके जो ड्रग्स हैं, इनके कौन से ड्रग किस डिजीज़ में यूज़ हो रहा है या क्या उसका इंपॉर्टेंस है, क्या साइड इफेक्ट है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली बात, यानी स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप लोगों को ना याद करने में आसानी हो। सबसे पहली बात है कि हिस्टामीन जो है ना उसको हम डिराइव किससे करते हैं? फ्रॉम द अमाइनो एसिड हिस्टिडीन। हिस्टिडीन एक अमाइनो एसिड है जिससे हम ड्राइव करते हैं हिस्टामीन को, यानी हिस्टिडीन की डी कार्बोक्सिलेशन से बनती है हिस्टामीन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में से निकल जाती है ना जब, तो हिस्टामीन बन जाती है। इसके अलावा जब हिस्टामीन बन जाती है ना, उसके बाद हिस्टामीन स्टोर होती है विद इन द वेजिकल्स। वो वेजिकल्स कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं? वो वेजिकल्स मौजूद होते हैं मास्ट सेल्स में। इसके अलावा वो वेजिकल्स मौजूद होते हैं इंटेरोक्रोमोफिन सेल्स ऑफ द गट में, जहाँ पे हमारे पास कोलिसिस्टोकाइनिन और अदर जो हमारे पास हार्मोन्स होते हैं ऑफ द जीआईटी या अदर जीआईटी की सिक्रेशंस वहाँ पे स्टोर हुई होती हैं। तो ये बात एक पहली बात हमने पढ़ी कि हिस्टाडीन से ड्राइव किया। दूसरी बात हमने पढ़ी कि ये स्टोर होते हैं विद इन द मास्ट सेल्स एंड इंटेरोक्रोमोफिन सेल्स ऑफ द गट या जीआईटी। ठीक है, ये हमारे पास स्टोरेज हो गई। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसका मेटाबॉलिज्म कौन करता है। इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी होता है थ्रू माओ। माओ के बारे में मैंने आप लोगों को ना एएनएस के टॉपिक में बार बार बताया, पिछले लेक्चर में भी आप लोग देखें तो उसमें भी बताया होगा। माओ स्टैंड्स फॉर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है ना हिस्टामीन का, वो होता है फ्रॉम माओ, यानी माओ एक एंजाइम है जो कि मेटाबॉलिज्म कराती है हिस्टामीन का, मतलब इसको ब्रेक डाउन करती है एक्चुअली में, यानी इसका कैटाबॉलिज्म हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है व्हाट इज सिस्टेमिक मास्टोसाइटोसिस। सिस्टेमिक मास्टोसाइटोसिस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये इसका अगर हम लोग देखा जाए तो इसके ये वर्ड से हमें ये नज़र आता है, सिस्टेमिक मास्टोसाइटोसिस का हमें ये नज़र आ रहा है कि इसका मतलब ये है कि यानी बॉडी में मास सेल्स की यानी एक्सेस हो गई है, यानी मास सेल्स बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो हम उसको कहेंगे सिस्टेमिक मास्टोसाइटोसिस।
तो ये हमारे पास एक चीज़ थी कि सिस्टेमिक मास्टोसाइटोसिस क्या होती है, क्यों होती है। जब कोई पेशेंट एक्सेस अमाउंट में या किसी पेशेंट के अंदर एक्सेस अमाउंट में हिस्टामिन स्टोर हो जाए या हिस्टामिन उसके अंदर चली जाए तो उसकी वजह से हो जाता है सिस्टेमिक मास्टोसाइटोसिस, यानी उसकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ हिस्टामिन होगा या एक्सेस अमाउंट ऑफ मास्ट सेल्स होंगे जो आगे हिस्टामिन को रिलीज कर रहे होंगे। अब अगर एक पेशेंट को सिस्टेमिक मास्टोसाइटोसिस हो गई है तो अब हम उसे कैसे पता हम कैसे लगाएंगे कि हाँ जी ये पेशेंट सिस्टेमिक मास्टोसाइटोसिस का है। सीधी सी बात है, हम उसकी यूरिन टेस्ट करेंगे, यानी उससे एक यूरिन सैंपल लेंगे उसका, कि हमें एक ना यूरिन सैंपल दो, उसका फिर हम टेस्ट करेंगे जिसमें हम डिटेक्ट क्या करेंगे, इमिडाजोल एसिटिक एसिड। अगर उसकी यूरिन के जब हमने टेस्ट किया और उसमें हाई लेवल ऑफ इमिडाजोल एसिटिक एसिड हुआ है तो इसका मतलब क्या है जी, उस पेशेंट के अंदर एक्सेस मास्ट सेल सर्कुलेट कर रहे हैं, एक्सेस मास्ट सेल्स हिस्टामिन रिलीज कर रहे हैं, और क्या हम कह सकते हैं कि उस पेशेंट को सिस्टेमिक मास्टोसाइटोसिस हो चुकी है। ये आप लोगों को पॉइंट्स मैंने बताए। उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट हमारे पास हिस्टामिन के बारे में क्या है, वो ये है कि हिस्टामिन जो होती है वो इन्वॉल्व होती है इन एलर्जिक रिएक्शंस में। सही है, मतलब एलर्जिक रिएक्शंस। अब एलर्जिक रिएक्शंस में हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी कौन सी है, वो है हमारे पास IgE। ठीक है, IgE हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी बनती है। कोई भी एलर्जी हो, लाइक डस्ट से एलर्जी हो, स्मोक से एलर्जी हो, पोलन से एलर्जी हो, या किसी इंसेक्ट बाइट से एलर्जी हो, कोई भी एलर्जी होती है किसी भी पेशेंट को, तो उसके नतीजे में हमारी बॉडी खुद ब खुद जो है ना ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। कोरोना की तरह नहीं या हेपेटाइटिस की तरह नहीं, जिनके लिए आपको एक वैक्सीन डलवानी पड़ती है बॉडी के अंदर, तब जाकर एंटीबॉडीज बनेगी उस वायरस के खिलाफ या उस दूसरी किसी डिजीज़ के खिलाफ। तो हमारी बॉडी में जब भी कोई एलर्जी होगी तो डायरेक्टली हमारी बॉडी खुद ब खुद IgE एंटीबॉडीज़ बनाएंगी। ठीक है, IgE एंटीबॉडीज़ जो होंगी वो क्या करेंगी, वो जाकर मास्ट सेल्स के ऊपर लग जाएंगी। ठीक है, मास्ट सेल्स के ऊपर लगी IgE, इन्होंने क्या कराया, इन्होंने मास्ट सेल्स को आपस में कनेक्शन करा दिया और मास्ट सेल्स के ऊपर IgE ढेर सारी जो हैं वो लगना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, मतलब एक चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। जब ये कम्प्लेक्स बन जाता है, IgE आपस में लग जाती हैं, मास्ट सेल्स का ये पूरा का पूरा कम्प्लेक्स बन जाता है, तो मास्ट सेल्स से रिलीज होना शुरू हो जाते हैं सर्टन सब्सटेंसेस, उनमें होता है हिस्टामिन भी। ठीक है, तो हिस्टामिन जो है वो भी रिलीज होता है एज अ रिजल्ट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। तो किसी भी फॉर्म ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस में हमारे पास IgE एंटीबॉडी मास्ट सेल्स और मास्ट सेल्स से हिस्टामिन लाजमी रिलीज होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हिस्टामिन है वो हमारे पास मेजर वजह है या एक अंडरलाइन कॉज है इन सर्टन डिजीजेज लाइक सीजनल राइनाइटिस, यानी जब मौसम चेंज होता है अक्सर लोगों को फ्लू शुरू हो जाता है, छींकें आने लग पड़ती हैं, वो भी एक एलर्जिक फॉर्म ऑफ रिएक्शन ही है। तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारे पास हिस्टामिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा अर्टिकेरिया, इसमें हमारे पास भी ये भी इन्वॉल्व है फॉर द, इसमें भी हमारे पास अंडरलाइन कॉज कौन सी है, हिस्टामिन। इसके अलावा हमारे पास आता है एंजियोन्यूरोटिक एडीमा। एंजियोन्यूरोटिक एडीमा जो है एक्चुअली में अगर इसके बारे में बात की जाए ना तो ये कंजेनिटल डिजीज़ है, यानी एक पैदाइशी बीमारी है जिसमें क्या होता है कि स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, इचिंग होती है, पफीनेस ऑफ आइज होती हैं, यानी आंखें सूजी सूजी होती हैं इन लोगों की, यानी उसको हम एडीमा कह देते हैं। तो होता तो ये कंजेनिटल ही है, लेकिन रीज़न इसके पीछे क्या होती है, ये इसके पीछे बहुत बड़ी वजह कौन सी होती है, वो वजह होती है जी हिस्टामिन, यानी हिस्टामिन इसका जो होता है ना कल्परेट होता है, हिस्टामिन इसके होने की वजह होता है, यानी हिस्टामिन गंदी चीज़ होती है इसके लिए। इसके अलावा हमारे पास जो हिस्टामिन है उसके बारे में हमें क्या चीज़ एक और होती है कि हिस्टामिन जो है वो एक कंट्रोल करता है एसिड सिक्रीशन विद इन द GIT, यानी हिस्टामिन जो होती है उसकी वजह से GIT में गैस्ट्रिन हार्मोन के थ्रू एसिड प्रोड्यूस होती है बाय द पेराइटल सेल्स। तो इस तरीके से ये एक न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर एक्ट करता है हिस्टामिन विद इन द GIT। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और बात भी है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे पास GIT ट्रैक के अंदर। तो हिस्टामिन जो है ना ये हमारे पास इसकी कुछ बातें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं कि एक हमारे पास क्या था कि न्यूरोट्रांसमीटर है इन द GIT, तो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर जब ये एक्ट करता है ना तब ही ये कंट्रोल करता है एसिड की सिक्रीशन को। इसी वजह से जो है ना, क्योंकि एसिड की सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है तो हम इसे अल्सर या एसिड पेप्टिक डिजीज जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस हो रही होती है विद इन द GIT ट्रैक और अल्सर्स और इरोजन्स हो रही होती हैं GIT की, तो उसमें हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं इसके इनहिबिटर्स को फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिड पेप्टिक डिजीज। ये मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ।
सो मैंने आप लोगों को ना कुछ चीज़ें बताई हैं अबाउट हिस्टामिन, हिस्टामिन स्टोर कैसे होता है वगैरह वगैरह, उसकी क्या वजूहत हैं, उसकी वजह से क्या क्या हमें हो सकता है। इसके अलावा एक पॉइंट रह गया था कि हिस्टामिन की वजह से या हिस्टामिन किस चीज़ की ओर जड़ हो सकता है। अगर फ़िश को बहुत लंबे अरसे तक स्टोर किया जाए ना तो उसके अंदर हिस्टामिन अकोमोलेट हो जाती है। अगर उस फिश को बाद में खाया जाएगा ना, यानी उस स्टोर्ड फिश को जिसके अंदर हिस्टामिन स्टोर हुई थी, उसको अगर बाद में कोई पेशेंट जो होता है या पर्सन जो होता है वो कंज्यूम कर ले तो उसकी वजह से हो जाती है कोमॉर्बिड पॉइजनिंग। तो यहाँ पे हम इसे कहते हैं हिस्टामिन टॉक्सिसिटी, जिसकी वजह से कई सारे सिम्टम्स आएंगे, यानी उसके जो लिप्स होंगे वो स्वेल हो जाएंगे, टंग स्वेल कर जाएगी, इसके अलावा पूरा फेस जो होगा वो पफी हो जाएगा, आईज पफी हो जाएंगी, नोज से वाटरी नोज वगैरह एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं कोमॉर्बिड पॉइजनिंग में हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है हिस्टामिन के बारे में नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो ये है कि हिस्टामिन के कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं। हिस्टामिन के रिसेप्टर्स हैं H1, H2, H3 एंड H4। सिर्फ 4 रिसेप्टर्स हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि इनका मैकेनिज्म क्या है। H1 जो है वो GQ कपल्ड है, H2 एंड H3 दोनों H2 इज GS कपल्ड एंड H3 एंड H4 ये दोनों जो है ना हमारे पास GI कपल्ड हैं। ये मैंने ना सेपरेट किया है फ्रॉम द टेबल जो आप लोगों की मिनी गाइडलाइन में दिया है हिस्टामिन और सेरोटोनिन का इकट्ठा, ताकि ना ये आप लोगों को यहाँ पे इजीली याद हो जाए, क्योंकि वो इकट्ठा दिया हो ना तो फिर वो याद नहीं होता। तो ये देखें ना H1 GQ कपल्ड है, इसने IP3 एंड DAC को इंक्रीज करना है, GS का मतलब इसने साइक्लिक AMP को इंक्रीज करना है। ये सारा कुछ कैसे हो रहा है, अगर आप लोग मेरे पिछले ANS के लेक्चर सुनेंगे ना तो आप लोगों को इजीली पता लग जाएगा कि ये GS क्या कर रहा है, GI क्या कर रहा है, GQ क्या कर रहा है। स्पेशली जो मैंने अभी पीछे सिम्पैथोमिमेटिक्स का पार्ट 3 अपलोड किया ना उसमें मैंने ये सारे मैकेनिज्म एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ देखनी समझनी है ना तो आप लोग पिछला लेक्चर ज़रूर देखें, ठीक है। तो फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि H1 GQ है, IP3 एंड DAC के थ्रू इसने काम करना है, और इसका जो इनहिबिटर है वो है डाइफेनहाइड्रामीन है, ठीक है। इसके अलावा H2 है, H2 GS कपल्ड है, इसने साइक्लिक AMP को बढ़ाना है, ठीक है। जितने भी GS कपल्ड होंगे जैसे कि बीटा रिसेप्टर्स हैं इन द सिम्पैथोमिमेटिक्स वो भी GS कपल्ड हैं, उन्होंने साइक्लिक AMP को इंक्रीज कराना है, और इसका जो इनहिबिटर है वो सिमेट्रिडीन है। इसके अलावा हमारे पास फेमोट्रिडीन, रेनिटिडीन ये भी H2 इनहिबिटर्स हैं, लेकिन जो है वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिड पेप्टिक डिजीज। और जो सिमेट्रिडीन है इसका एक साइड इफेक्ट है गायनिकोमेस्टिया यानी इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मैन। तो ये एक मेजर इसका साइड इफेक्ट है जो अक्सर आप लोगों से MCQs या क्विजेस वगैरह में पूछ लेते हैं, इवन UHS के SCQs में पूछा जाता है। ये दोनों जो है साइक्लिक AMP के लेवल को कम करेंगे बिकॉज ये GI कपल्ड है, इनहिबिटरी सब यूनिट ऑफ G प्रोटीन के साथ है। साइक्लिक AMP जो है इसने क्या करना है, इसका जो इनहिबिटर है H3 का वो है हमारे पास है क्लोबेनप्रोपेट, ठीक है। और H4 का जो इनहिबिटर है वो थायोपैरामाइड। ये दोनों इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये H2 एंड H1 रिसेप्टर ही इंपॉर्टेंट हैं, और इसी के ड्रग्स भी इंपॉर्टेंट हैं। H3 और H4 आप लोग क्विजेज या MCQs के लिए इंपॉर्टेंट याद कर लें, नाम याद होना तो इतना कोई खास इसकी ज़रूरत है नहीं। उसके बाद आता है जी हमारे पास हिस्टामिन के बारे में जो मैंने आप लोगों को पॉइंट बताना है वो ये है कि जो हिस्टामिन है उसके 2 रिसेप्टर्स हैं वो मेजरली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में आप लोगों को हर चीज़ पता होनी चाहिए, इनका मैकेनिज्म क्या है, उनके क्या इनहिबिटर्स हैं, कहाँ उनका यूज़ हो रहा है वगैरह वगैरह। H1 एंड H2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो हमारे पास हिस्टामिन की वजह से वो H1 और H2 की वजह से ही हो रहे हैं। इसके अलावा हम और जाके हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स या ड्रग्स वगैरह, वो भी हम इन्हीं 2 ड्रग्स के इन्हीं 2 रिसेप्टर्स के पढ़ेंगे। H3 और H4 को हम इतना खास लिफ्ट नहीं कराते। H1 और H2 का जो इनहिबिट जो है ना मेजर इफेक्ट जो आता है वो ट्रिपल रिस्पॉन्स में आता है। लाइक कोई भी पिन लें आप और अपनी जो है वो स्किन के ऊपर ऐसे ना रब कर दे तो उसकी वजह से ना ट्रिपल रिस्पॉन्स आता है, यानी सबसे पहले क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप 3 प्रोसेसेस आते हैं, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है और एक व्हील बन जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हमारे पास H1 और H2 ट्रिपल रिस्पॉन्स में आते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है पॉइंट है फ्रॉम MCQs पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम SCQs पॉइंट ऑफ व्यू, ये आप लोगों से अक्सर पूछेंगे। इसके अलावा हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स आते हैं। हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स कौन कौन से हैं, हमारे पास 2 हैं। हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स मैंने जैसे कि बताया कि 2 रिसेप्टर्स के ही हम पढ़ेंगे, H1 के पढ़ेंगे और H2 के पढ़ेंगे। H1 जो है उसकी 2 क्लासेस हैं। अब इनकी 2 क्लासेस क्यों बनाई गई ये भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत यहाँ पे बताऊंगी। H1 की हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें हमारे पास जो ड्रग आती है H1 ब्लॉकर एक्चुअली डाइफेनहाइड्रामीन, एंड जो सेकंड जनरेशन है उसमें हमारे पास आती है सिटाराजीन, इसके अलावा और भी आती हैं साइक्लेजीन, मैक्लेजीन एक्सेट्रा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। एंड जो H2 ब्लॉकर है उसमें हमारे पास आता है सिमेट्रिडीन।
अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो H1 का फर्स्ट जनरेशन है ना, डाइफेनहाइड्रामीन, उनके बारे में एक ये बात है कि जो डाइफेनहाइड्रामीन है ना, वो सिडेशन कॉज करते हैं, मतलब कि ना नशा आवर होते हैं, या उनकी वजह से ऊँघें या नींद वगैरह चढ़ती है, तो इस वजह से उनको अब हम इस्तेमाल नहीं करते, स्पेशली इन एल्डर पेशेंट्स के कहीं गिर गुर ना जाएं सीढ़ियों वगैरह से, उनको फ्रैक्चर्स ना हो जाए, ये हम आगे देखेंगे इनके साइड इफेक्ट्स। और जो सेकंड जनरेशन, फिर हमने इनकी सिडेशन को ख़त्म करने के लिए सेकंड जनरेशन बनाएगी कि ये इनसे बेहतर है, क्योंकि ये जो है हमारे पास सिडेशन कॉज नहीं करते, ठीक है, मतलब ये जो है इनसे बेहतर है। ज़्यादातर एलर्जी में हम सेकंड जनरेशन को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ नॉर्मल किस्म की एलर्जीज में हम जो है वो फर्स्ट जनरेशन भी यूज़ कर लेते हैं। और H2 जो ब्लॉकर्स हैं, इनका एक ही मेजर काम है कि इनको हमने यूज़ करना है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिड पेप्टिक डिजीज़ या ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम या जर्ड वगैरह वगैरह, यानी इनको हमने वहाँ पे यूज़ करना है। सिमेट्रिडीन, फेमोट्रिडीन एंड रैनिट्रिडीन, ये 3 ड्रग्स हैं जो हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इनके क्या यूजेस हैं, इसके अलावा कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।